Brought to you by BizAnalyst by Khatabook। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल BizAnalyst के साथ। पहली सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज उन्होंने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हवाई अड्डे से पार्टी मुख्यालय कमलम तक एक रोड शो किया। जी, 4 राज्यों में जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के 12 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। पीएम एक खुली जीप पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ सवार हुए और समर्थकों का अभिवादन करते हुए पार्टी कार्यालय गए। प्रधानमंत्री 2 दिन तक अपने गृह राज्य में रहेंगे। आज शाम उन्होंने अहमदाबाद में पंचायत समितियों के चुने हुए प्रतिनिधियों को संबोधित किया। यह संबोधन गुजराती में था। दूसरी सुर्खी कांग्रेस के हवाले से। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की वो दुर्गति हो गई कि अब वो चुनाव के बाद होने वाले विश्लेषणों से भी बाहर होती जा रही है। हार की शाम ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बयान दे दिया था कि कांग्रेस के लिए स्थिति गंभीर होती जा रही है और इसके चलते उनका दिल लहूलुहान है। गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस की बुरी स्थिति, इन चीजों को एक ही वाक्य में पाते ही अनायास जिक्र होता है G23 का। 23 कांग्रेसी नेताओं का वो दल जो कांग्रेस के भविष्य को लेकर लिखी एक सख्त चिट्ठी से सुर्खियों में आया। चिट्ठी में कांग्रेस के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन को जरूरी बताया गया था। आजाद के अलावा इस दल के चर्चित नेता हैं मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल और शशि थरूर भी। इस दल के जितिन प्रसाद पहले ही कांग्रेस छोड़कर योगी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। अपेक्षित था जैसा G23 के नेताओं की आज शाम एक बैठक हुई। गुलाम नबी आजाद के घर हुई इस बैठक में मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल समेत कुछ और भी नेता थे। क्या इन बैठकों के नतीजे में कांग्रेस में कुछ बदलेगा, देखने वाली बात होगी। अभी बस इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस में बदलाव का मतलब कुछ और नेताओं का कांग्रेस छोड़ना भी हो सकता है। तीसरी सुर्खी एक बेहद गंभीर मामले से जुड़ी हुई है। 10 मार्च को जब पूरा देश चुनाव नतीजों पर ध्यान लगाए था, पाकिस्तान ने दावा किया कि शाम 6:45 बजे भारत की ओर से एक प्रोजेक्टाइल आया और उसकी जमीन पर गिरा। कुछ देर बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि यह प्रोजेक्टाइल दरअसल एक मिसाइल थी जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ रही थी। पाकिस्तान ने कहा कि यह मिसाइल तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी और इसके चलते भारत और पाकिस्तान में उड़ानों तथा जमीन पर मौजूद लोगों के लिए खतरा पैदा हुआ। यह मिसाइल सीमा से 124 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के मियां चन्नू में गिरी। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि यह मिसाइल अनआर्म्ड थी, माने इस पर वॉरहेड नहीं लगा था। दरअसल कोई मिसाइल अपने आप में खतरनाक नहीं होती, इसे आप एक खाली गाड़ी की तरह समझिए। जब इस खाली गाड़ी पर एक विध्वंसक बम लगा दिया जाए तब मिसाइल हथियार की शक्ल लेती है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि इस मिसाइल के चलते जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक दीवार गिरी। लेकिन यह घटना किसी भी तरह की असैनिक संवेदनशील जगह से दूर थी। आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना पर अपना पक्ष रखा, कबूल किया कि एक मिसाइल वास्तव में चल गई, यह भी कि यह रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हुई एक तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ। भारत सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी, इसका खेद है। राहत की बात यह कि इसके चलते किसी की जान नहीं गई। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2005 में हुए एक समझौते के तहत दोनों देश किसी बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से पहले एक दूसरे को 3 दिन की मोहलत देते हैं। टेस्टिंग के लिए लॉन्च साइट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 40 किलोमीटर के अंदर नहीं हो सकती। साथ ही मिसाइल के गिरने की जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम 75 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि परमाणु शक्ति संपन्न 2 देशों के बीच तकनीकी कारणों से हुई चूक के चलते कोई अकारण तनाव न हो। चौथी सुर्खी भी रक्षा मामलों से संबंधित है। सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर आज उत्तर कश्मीर के गुरेज सेक्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में पायलट की मृत्यु हो गई। को पायलट गंभीर रूप से जख्मी है। ये दोनों पायलट आर्मी एविएशन कोर के हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह हेलीकॉप्टर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को लेने जा रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के वक्त हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, लेकिन खराब मौसम के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना होते ही बचाव दलों को जमीन और हवाई रास्ते से रवाना किया गया। इन्हीं दलों ने को पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि चीता दरअसल एक फ्रेंच हेलीकॉप्टर है जिसे 1970 के दशक में सेना के लिए खरीदा गया। 1977 से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाना शुरू किया। अपने समय का उन्नत हेलीकॉप्टर था। इसका इस्तेमाल सेना ने सियाचिन ग्लेशियर तक पर किया, लेकिन अब सेना बड़ी बेसब्री से इन हेलीकॉप्टरों के विकल्प तलाश रही है। स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चीता का विकल्प बन सकता है, लेकिन अभी बहुत सीमित संख्या में इसके ऑर्डर दिए गए हैं, जबकि सेना को बड़ी संख्या में इसकी जरूरत है। 5वीं और आखिरी सुर्खी बनाई ममता बनर्जी ने। बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद पैदा हो सकता है। सुनिए। उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड बनारस डीएम इज आल्सो सस्पेंडेड, सो फॉर आई नो, आई हैव सीन द पेपर। सो
If a DM is suspended because of his EVM मशीन को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ये ग्रीवेंसेस है। जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। अपनी जीत हो तो जनता का जनादेश है और विपक्षियों की जीत हो तो ईवीएम में गड़बड़ है। ममता बनर्जी को हिंदी ठीक ठाक आती है, उन्हें लल्लन टॉप शो देखना चाहिए। 9 मार्च के शो में हमने बताया था कि ये जो ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर आरोप लगते हैं, इनमें कितना दम है। हम मानते हैं कि हर सिस्टम में सुधार की गुंजाइश होती है। ईवीएम को लेकर राजनीतिक दलों का भरोसा बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता है, प्रोटोकॉल के पालन की आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक दलों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर उन्हें किसी सिस्टम पर सवाल उठाना है तो ऐसा सहूलियत से ना करें, तब ना करें जब हार जाएं। ममता बनर्जी अखिलेश की बात को आगे बढ़ाते हुए ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन तब उन्हें यह भी बताना चाहिए कि 1 साल पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में जब भारी बहुमत मिला, तब ईवीएम को लेकर उनके सवाल कहां थे। शिकायत होने में खराबी नहीं, लेकिन चूजी नहीं होना चाहिए और मकसद ईमानदार।